औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सी न्यूज़ के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सी न्यूज़ के स्टूडियो में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अमन व अमान के हवाले से, उनके इंतज़ामी अमूर के हवाले से। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर राव मुकर्रम अकबर साहब। प्रोफेसर साहब शोबा सियासियात के प्रोफेसर हैं, साबका चेयरमैन हार कौंसिल रहे हैं, साबका चेयरमैन रहे हैं शोबा सियासियात के, आजकल रेजिडेंट ऑफिसर हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के। हम इनसे बात करेंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के हालात की। माजी में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हालात बहुत कशीदा रहे, ख़ुसूसन आउटसाइडर के हवाले से, तलबा तंजीमों के हवाले से, वहाँ पर पैदा होने वाली कशीदगी के हवाले से। तो बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अकबर साहब से। जी प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हूँ। आपका शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आपको अभी रिसेंटली चार्ज मिला है रेजिडेंट ऑफिसर का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। रिसेंटली चंद रोज़ पहले चार्ज आपको मिला है, तो इस चार्ज के दौरान आपने अब तक की सूरत हाल क्या जो माजी में थी उसमें क्या असेस किया कि क्या बेहतरी लाने की कोशिश, किस किस सब्जेक्ट में बेहतरी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनके CEO यासीन लक साहब का कि इन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी और यहाँ पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो इस खित्ते की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके जो हवाले से बातचीत है उसका मौका फ़राहम किया। इसमें 3-4 चीज़ें, अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं चार्ज संभाले हुए, वर्किंग डेज़, तो उसमें मैंने 3-4 अहम चीज़ें हैं जो नोट की हैं और जिस पर मेरी तवज्जो है कि शुरू में उसको करना है। सबसे पहली तो आपने ख़ुद भी अपने इंट्रो में बात की आउटसाइडर कि डेफ़िनेटली इसमें भी एक हकीकत है कि यूनिवर्सिटी में तकरीबन 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं, 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट कैंपस में रहते हैं, कोई 300-400 के करीब घर हैं जिनके रिहाइश पजीर लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं। तो ये एक अच्छी खासी तादाद बनती है जो डेली यूनिवर्सिटी में, जिनमें से आना जाना होता है। यूनिवर्सिटी की 50 से ज़्यादा बसें हैं जिनमें लोग आते जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि आउटसाइडर को कैसे रोका जाए, लेकिन उसके लिए हम मैकेनिज़्म डिवाइस कर रहे हैं और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो RFID कार्ड का इजरा है कि हम कंप्यूटराइज कार्ड जारी करें और स्टूडेंट्स को जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो ही सिर्फ जो है वो हमारी बसें उस पर सवार हो, वही यूनिवर्सिटी के अंदर आए। दूसरा, इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि एक फ्रंट डेस्क पर हमने ऑफ़िस बनाया है यूनिवर्सिटी से पहले, और उसी में हम एडमिशन्स को भी देख रहे हैं ताकि मेन ना जाया जाए। और इसी तरह हमारी कोशिश है कि यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग से हटकर कोई ऐसा ऑफ़िस बनाया जाए कि जहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें जो ये तलबा और तालबात के अलावा मैंने बताया, एक हज़ारों की तादाद में ऐसे तलबा और तालबात हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज से जिनका रब्ता है, क्योंकि BZU की बहुत बड़ी जुरिसडिक्शन है। तो जो मुज़फ़्फ़रगढ़, डेजी खान यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं और वहाँ के टीचर्स भी आते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए। तो हमारी ये कोशिश है कि उनको भी ऐसी वन विंडो फराहम की जाए कि वो वहीं से ही जो है वो अपने मसाइल का उनका हल हो और वो आगे की तरफ उनको ना जाना पड़े मेन कैंपस में। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जैसा कि आपने बताया कि डिजिटल सिस्टम हमें लाया जा रहा है जिसके ज़रिए के तलबा या आउटसाइडर की स्कैनिंग करके ना सिर्फ बसों में बल्कि हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के दीगर डिपार्टमेंट में एंट्री की इजाज़त होगी। प्रोफेसर साहब, दुनिया तरक्की कर चुकी है, ख़ुसूसन पाकिस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी हॉस्टल के अंदर आउटसाइडर का जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आता है। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, जामिया बहाउद्दीन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी कदीम यूनिवर्सिटी है, ये सारे सिस्टम को इससे पहले क्यों नहीं लॉन्च किया जा सका? उसमें कबाहतें क्या थी? उसमें ये एक देखें, हर चीज़ का एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी की आज से 8 साल पहले तक तो ये हालत थी कि यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल ही नहीं थी और यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक पर्दा वॉल थी थोड़ी सी, यूनिवर्सिटी में कोई ट्रैक नहीं था। मैं पहले भी रेजिडेंट ऑफिसर के तौर पे सर्व कर चुका हूँ और हमने उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बाउंड्री वॉल बनाई जो तकरीबन 14 किलोमीटर बनती है, उस पर रेज़र वायर लगाई, वहाँ पर तकरीब CCTV कैमरे लगाए जो 14 किलोमीटर की बाउंड्री को कवर करते हैं। उसके इर्द गिर्द ट्रैक बनाया जहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर सकें, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग कर सकें। हमने क्विक रिस्पांस फोर्स के लिए सिक्योरिटी के लिए 2 अदद वीगो जो हैं वो ख़रीदी ताकि फ़ौरी तौर पर हम जो है वो पहुँचें, क्योंकि उस वक़्त जो हमें चैलेंजेस दरपेश थे आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद और
जो टेररिज्म की सूरत हाल थी कि हमें ऐसी ज़रूरत थी कि हम किसी तरह जो फ़िलहाल जो बैरूनी दहशतगर्द हैं उनसे किसी तरह अपने आप को महफूज रख सकें, और ख़ास तौर पे हमने असला ख़रीदा। तो हमारी ये एफ़र्ट उस वक़्त सिर्फ़ वो हमारे चूँकि बैरूनी ताकतों से लड़ना, बैरूनी दुश्मन से लड़ना, उसके ऊपर हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी क्योंकि हालात ऐसा थे। अब हमने डेफिनेटली उसकी जो तवज्जो जो हमारी है वो बैरूनी के ऊपर इतनी नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हमारा अमन में है। तो अब हमारी तवज्जो जो है वो इस इंटरनल मामलात पे होगी इंशाअल्लाह इस दफ़ा, और कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमने उन बैरूनी चैलेंजेस को इन तमाम चीज़ों से मिलकर हल किया, मौजूदा दौर में हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइए डॉक्टर साहब कि आउटसाइडर सबसे बड़ा मसाइल बनते हैं, आपने भी बताया। आउटसाइडर, उनके साथ आतिशी असला और फिर ड्रग्स मनशियात भी आती रही हैं, माजी में भी कुछ एक्शन हुए हैं, बरामदगी भी हुई हैं। आउटसाइडर को रोकने का कुछ जामिया प्लान आपके पास है कि आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे, 100% इंश्योर कर सकेंगे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में आउटसाइडर मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें आउटसाइडर नहीं हो सकेंगे, इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं हो सकेगी? जी बिल्कुल। फ़ीमेल के तो हमारे पास बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है। उसकी वजह यह है कि फ़ीमेल का हमारे पास एक टाइमिंग है शाम की 6 बजे, उसके बाद उनकी एंट्री नहीं होती, और उसके बाद रात को एक एक कमरा चेक किया जाता है। तो इसलिए वहाँ तो मुमकिन नहीं है कि कोई आउटसाइडर ठहरे। हाँ, मेल में ज़ाहिर है चूँकि हम ये पाबंदी लगा नहीं सकते कि 6 बजे हम बंद कर दें। अच्छा, गर्मी बहुत है, हालात ऐसे हैं, हम 8 बजे की पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता अब ये करना शुरू किया है। मैंने ऑफिसर बनते ही कहा है कि आप रात को 11:30 बजे तक मेल हॉस्टल जो है वो बंद करें। उसमें पहली तरह तो यही होगा कि 11:30 बजे वो बंद होंगे, तो फिर सेकंड स्टेप पे हम ये कहेंगे कि अब अंदर जाएं और हर कमरे में जो वहाँ पर गार्ड मौजूद है, वहाँ सुपरिटेंडेंट और वार्डन का जो क्लरिकल स्टाफ है या जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो अंदर इन हाउस रिज़ाइड करते हैं हॉस्टल में, वो उनके साथ कंपनी करें और एक एक कमरे को चेक करें कि क्या वहाँ पर कोई आउटसाइडर तो नहीं है। और उसके बाद अगर कोई आउटसाइडर आ रहा है 6-7 बजे मिलने, तो उसको इंश्योर करें कि वो अपना कार्ड रखे, और उसके बाद वो आईडी कार्ड या उसका स्टूडेंट कार्ड हो गेट पर मौजूद, और पता हो ये वापस नहीं गया और किस कमरे में गया था, उसको वहाँ से वापस किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये सारी चीज़ें हम उसी वक्त ही इंश्योर कर सकेंगे जब हम इसको डिजिटलाइज़ कर लें, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है और डिजिटलाइजेशन के बगैर ये सारी चीज़ें होना आलमोस्ट नामुमकिन है। तो पहली कोशिश तो हमारी यही है कि अगर ये 100% जो है हम इसको नहीं कामयाब हो सकते, तो हम 80% 90% तक ज़रूर कामयाब हों फौरी तौर पे इन चीज़ों को लाकर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम जो एक इन्फ्लक्स था बहुत ज़्यादा उसको कम से कम किया जा सके। और ज़ाहिर है जो आपने दूसरी बात की मंशात वगैरह की, ज़ाहिर है इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे अक्सर औक़ात हुए हैं, उनको भी ज़ाहिर है जब हम मॉनिटरिंग बार बार करेंगे तो अल्टीमेटली मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम उस पर भी काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आरओ की, ये कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है यूनिवर्सिटी पे। पूरी यूनिवर्सिटी के इंतज़ाम का कंट्रोल, अमन व अमान के दीगर मामलात के हवाले से आरओ की ज़िम्मेदारी होती है। तो आप क्या समझते हैं आरओ की ज़िम्मेदारी के दौरान माजी में जैसे मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमों की आड़ में सरेआम यूनिवर्सिटी में आतिशी असला के साथ फायरिंग की गई, मुलाजमीन भी ज़ख्मी हुए, स्टूडेंट भी ज़ख्मी हुए, 3 से 4 घंटे तक पूरी यूनिवर्सिटी को यरगमाल बनाए रखा, वीसी आरओ सब उस यरगमालियों में शामिल थे। तो ऐसे इक़दामात को मुस्तकबिल करीब में ऐसे इक़दामात को मुकम्मल तौर पर फुल स्टॉप लगाने की हद तक कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए क्या जामिया पॉलिसी आपके पास हो? जी, बड़ा अच्छा आपने बात की, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट मैंने पहले कहा कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क होगा। वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ख़ास तौर पे इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इसमें मुझे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोऑपरेशन और जो टीचर्स हैं उन दोनों की कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स की इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि सारे स्टूडेंट ज़ाहिर है इस किस्म के नहीं होते, वो मिट्टी में नमक के बराबर होते हैं जो इस किस्म की हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो नमक के बराबर ही क्यों ना हो, वो यूनिवर्सिटी के बारे में जो है रवैया बाहर सोसाइटी में नेगेटिव जाता है। तो मेरा यही है कि सबसे पहले जैसे यूनिवर्सिटी खुलती है, जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ ज़ाहिर है बलोच भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ फाटा से भी लोग आकर पढ़ते हैं, हमारे पास पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर पढ़ते हैं, उनसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें की जाए, उनको ये बावर करवाया जाए कि यूनिवर्सिटी में एक अमन का माहौल हमने कायम ज़रूर करना है और उसमें उनकी भी कोऑपरेशन, उनकी सपोर्ट ज़रूरी है। अच्छा, ये बात मैं बताऊं कि सबसे अहम बात जो मैंने हमेशा सीखी है पिछले 20 साल की अपनी सर्विस में, कि अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे,
मसलन मेरा अगर कोई करीबी मैं किसी को समझता हूँ और गलत काम कर रहा है और मैं उसको जो सज़ा जज़ा बनती है वो दूँ, तो अल्टीमेटली लोगों में ये बात फैल जाएगी कि ये स्पेयर नहीं करते किसी को, और फिर अल्टीमेटली चीज़ें मामला बेहतर होने लग जाते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों में पिक एंड चूज़ करते हैं कि हम सज़ा और जज़ा के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देते हैं और बस हम कहते हैं जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलनी दी जाएँ, तो फिर मामला जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जाते हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि ये जो आपने जिस मसले की तरफ निशानदेही की, ये बड़ा सीरियस मसला है कि इसको हम मिनिमाइज़ करें किसी ना किसी तरह, और इसमें जो हमारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर की जो फोर्सें हैं, पॉलिटिकल फोर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर कोई हमें ज़्यादा सीरियस मसला दरपेश होता है तो उनको भी हम कहें कि हमारे साथ इसमें पूरा जो है वो ताउन किया जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात इस किस्म के, मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, हार्ड एंड क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं जिनको हम पकड़ते हैं, पुलिस को देते हैं, लेकिन पता लगता है दूसरे दिन पुलिस से वो बाहर आ गया और फिर वो ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। तो वो उसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि उनको हम अपने जो इदारे हैं अमन कायम करने के हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर, उनको भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये चीज़ें FIR की शक्ल में या डिफरेंट शक्ल में उधर ही जानी है, तो वो हम इंशाल्लाह वहाँ पर उनको परसू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी हमारी बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक केस, बहुत भयानक केस कहूँगा, बहुत बुरा केस कहूँगा, उसको बार बार ज़ुबान पे हमें नहीं लाना चाहिए, लेकिन एक वाक़या पेश आ गया है। उस वाक़या की जो इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें सबसे बड़ा पहलू जो सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में मनशियात की सप्लाई में सिक्योरिटी गार्ड और अमला का मरकज़ी किरदार था, वो मुलव्वस पाए गए। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में इसको मनशियात को रोकने के लिए और सिक्योरिटी गार्ड्स का जो अमला है उसके चेक एंड बैलेंस के लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया है, उसको किस तरह लेके चलेंगे? जी बिल्कुल, मैंने अभी आया हूँ और अब मैंने सजेस्ट किया है, हम उस पर 1-2 मीटिंग करेंगे, हमारी एक सिक्योरिटी कमेटी है उसके साथ, कि हम सबसे पहले मैं वॉलंटियर करूँ और फिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड वॉलंटियर करें कि हम अपना डोप टेस्ट करवाएं, और उसके बाद इसके दायरे को आहिस्ता आहिस्ता वसी किया जाए कि हम रैंडमली पिक एंड चूज़ करें कि अगर किसी पर हमें शक होता है या कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो हम उसको इस तरफ लेके जाएं। अगर हमें किसी पर शक होता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इस किस्म के आदि मुजरिम हैं, इस किस्म के लोग हैं, तो वो ज़्यादा अरसा छुपा नहीं रह सकता। कोई भी आदि मुजरिम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स में से है, चाहे वो कोई और है, कोई आउटसाइडर जो अगर आता है फ्रीक्वेंटली, तो वो ज़्यादा अरसा छुपा रह नहीं सकता, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस मामले में कितना सीरियस हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे पूरा कंसर्न रखता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें जो हमारे माशरे में लानत ऐसी बन गई हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं, हमारे जो कायद आज़म का जो ख्वाब है उसको उस नौजवान नस्ल ने पूरा करना, और उसके बजाय जो ऐसी नादीदा क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, वो नौजवान को इस बेराह रवी की तरफ लगा रही हैं। तो इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस तरह शुरू करूँ, और अल्टीमेटली फिर वो गार्ड से होते हुए एम्प्लॉयज़ और फिर स्टूडेंट्स, और फिर हम ये सारे मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएं, और उसमें डेफिनेटली सिविलियन यूनिफॉर्म में मैंने आते ही कुछ लोग जो सिविलियन हैं उनको डिप्यूट किया है वो डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी गार्ड है वर्दी में होता है, उससे पता लग जाता है। तो इसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस चीज़ों को भी हम जो है वो इस्तेमाल में लेकर आएंगे, और उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर दाखिल ना होने दें मनशियात के, ऐसे जो मनशियात फ़रोश हैं या मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी तरह कोई एक आध वाक़या इस तरह का होने लगेगा या कोई होगी, तो फिर हम देखें कि उसका तदारुक अंदर जो है वो वहाँ पर किया जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, एक सजेशन है, क्योंकि ये आपके हो सकता है दायरे अख्तियार से बाहर भी हो, क्या डोप टेस्ट सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की हद तक ही रखेंगे या इसको यूनिवर्सिटी के तमाम छोटे से लेकर बड़े मुलाजमीन तक, यानी कि एक आम PN सिक्योरिटी गार्ड से लेकर VC तक डोप टेस्ट का जो है ना वो होना चाहिए, ना कि इम्तियाजी सलूक सिर्फ एक मखसूस तबके तक रखने की सजेशन है आपकी? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने पहले अर्ज़ की कि चूँकि वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं करूँगा, फिर मैं अपने गार्ड से कहूँगा, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसका दायरा कारवर्दी करेंगे। इसमें ज़ाहिर है हमारी जो मैंने अर्ज़ की कि सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मीटिंग, हमारी जो है वो जो सिक्योरिटी कमेटी है उसके साथ मीटिंग, और डेफिनेटली चूँकि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, बड़ा मुश्किल टास्क है, इसमें VC साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे ज़ाहिर है हम परमिशन लेंगे, क्योंकि आपको पता है सिगरेट तो एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो हमारे लोग पीते हैं। अब कई लोगों को कहना है कि जो सिगरेट पीता है वो भी डोप टेस्ट में आ जाता है, तो हमारे लिए ये मसला आएगा कि एक कॉमन सिगरेट पीने वाला कहेगा मैंने तो कॉमन सिगरेट पीता हूँ, तो वो इस किस्म के कुछ जो है वो टेक्निकल आप कह लें मसाइल मौजूद हैं जिनको हम देख रहे हैं कि किस तरह हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो हम अल्टीमेटली ज़ाहिर है इसमें अपने डॉक्टर्स को भी शामिल करेंगे, हमारे जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें साइकोलॉजिस्ट को भी लेंगे, हमारे जो
मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, हमारे जो है डिस्पेंसरी वहाँ पर, उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे। तो हम कोई ऐसी पॉलिसी डिवाइस करेंगे कि जिसके ज़रिए हम ऐसे एलिमेंट्स को पहले मरले पर आइडेंटिफाई करें, उनको वार्निंग दें और दूसरे मरले पर उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लेकर आएँ। जी बहुत शुक्रिया। हम तरक्की याफ्ता ममालिक में, ख़ुसूसन हम खलीजी ममालिक में जाते हैं ख़ुसूसन हम जब खलीजी ममालिक में जाते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए ही सब कुछ है आपका। अगर आपका एंट्री गेट मजबूत है तो वो आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी प्रीमिसेस है वो मजबूत है। बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है, अगर आने वाला विजिटर आउटसाइडर है वो बायोमेट्रिक में उसकी एंट्री है और सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी रूम जो गेट कीपिंग है, वहाँ से जिस शख्स को मिलने जा रहा है उससे वेरिफिकेशन होती है, माँ सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन या जो एडमिशन ब्लॉक है उसके अलावा। ख़ुसूसन क्लासरूम या उनके स्टूडेंट हॉस्टल में तो बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए जिसको मिलने जा रहा है उसे कंफर्म करके उस विज़िटर का और उसके जो जिससे मिलने जा रहा है जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या एम्प्लॉय है, उन दोनों के नाम अंदराज हो जाएं। और जो गेट क्लोजिंग का टाइम है यूनिवर्सिटी का, उस गेट क्लोजिंग में कंप्यूटर के अंदर बड़ा वाज़ेह नज़र आना चाहिए कि ये विज़िटर यूनिवर्सिटी में आया था, अभी तक चेकआउट नहीं हुआ। तो उसके बाद यकीनन यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह से 100% आउटसाइडर एक टाइम लिमिट के बाद नहीं जा सकेगा, चाहे विज़िटर होगा, वालिदैन ही क्यों ना होंगे, बहन भाई क्यों ना होंगे। एक टाइम लिमिट के बाद कंप्यूटर सिस्टम आपको वहाँ पे बड़ा वाज़ेह बता रहा होता है कि ये विज़िटर इस वक्त फ़लाँ से मिलने गया था, नहीं है, और जिससे मिलने गया था वो उसका जवाबदेह होगा आपके पास मिलने आया था कहाँ है। तो ऐसा चेक एंड बैलेंस और ऐसा सिस्टम क्या इस लेवल का हम ला सकेंगे इस वक्त? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये फौरी तौर पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं अमल दरामद इस पर मुमकिन नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम। इस पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है और ये नेक्स्ट स्टेप है। मतलब हमने स्टेप बाय स्टेप जाना। अगर हम पहली दफ़ा में वो स्टेप लेंगे जिसको हम समझते हैं कि मुश्किल है तो मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ 2-4 मुश्किलात हैं। देखिए, पहली मुश्किल यही है जिसे मैंने अर्ज़ की कि हमें जो डाटा एंटर करना पड़ेगा वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों का जो ऑन कैंपस मौजूद हैं, आते हैं जाते हैं। इसका जो हमने हल निकाला, जो मैंने अर्ज़ की कि हम जो फ्रंट डेस्क ऑफिस है कि अगर किसी को कंट्रोल ऑफिस में काम है, किसी को रजिस्ट्रार ऑफिस में काम है और वो स्टूडेंट नहीं है, तो हम उसको मेन कैंपस की तरफ ना जाने दें। उसको मेन कैंपस से पहले ही एक ऑफिस प्रोवाइड करें जहाँ उसको 1 विंडो पे यह सारा प्रॉब्लम उसका हल हो जाए, ताकि वो आगे जा ही ना सके। इसलिए दूसरे नंबर पे आएंगे फिर वो जो कॉलोनी में लोगों को मिलने जाते हैं, क्योंकि 300-400 घर हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर उनको मिलने आते हैं। उसके लिए हमने अलग मैकेनिज़्म सिस्टम बनाया है कि उसके लिए अलग रजिस्टर रखेंगे फ़िलहाल फौरी तौर पर, और वहाँ पे उनका इंदराज किया जाएगा और फिर उसके ज़रिए देखा जाएगा कि वो वापस कितने बजे गया था, नहीं गया तो क्यों, क्योंकि हम उससे कार्ड लेंगे या कोई ऐसे आइडेंटिफिकेशन लेंगे। और स्टूडेंट का जो आपने फरमाया, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हम एक जो RFID कार्ड हैं, वो RFID कार्ड होगा, इसका मतलब वो स्टूडेंट है तो वो अंदर कैंपस में जाएगा, अदरवाइज़ वो कैंपस में नहीं जाएगा। तो ज़ाहिर है लेटर स्टेज पे हम फिर इसको इतना मैकेनिज़्म को एडवांस कर लेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर, क्योंकि ये इसके साथ साथ सिर्फ मैकेनिज़्म एडवांसमेंट में हमारी विल चाहिए, लेकिन विल के साथ दूसरी चीज़ आपको पता है, एक फ़ाइनेंशियल रिसोर्स बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है आजकल, क्योंकि ये कोई थोड़ा बोटा नहीं, ये मिलियंस रुपीस का प्रोजेक्ट है, ये पूरी डिजिटलाइजेशन और ये करना। तो ज़ाहिर है हमने उस कंस्ट्रेंट को भी सामने रखते हुए मद्देनज़र रखना है, वरना अगर हम एक दफ़ा हमें कोई कहीं से मिलियंस ऑफ रुपीज़ मिल जाए तो हो सकता है इसको फौरी तौर पे किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है हमें पता है सारों को कि पाकिस्तान में इस टाइम जो इकनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि इतनी ह्यूज अमाउंट हमें मिल सके। तो हम उसके लिए बाइफर्केशन कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं। और मैं ज़ाहिर कहूँगा कि इसमें मैं अकेला, मैंने फिर कहा अकेला नहीं कर सकता, इसमें सोसाइटी का मुझे पूरी सपोर्ट चाहिए, इसमें मुझे स्टूडेंट की सपोर्ट चाहिए, इसमें मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट चाहिए, इसमें टीचर्स की सपोर्ट चाहिए। क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि गेट पे हम किसी को रोकते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं हाँ जी आपने कहाँ जाना है, और वो नाराज़ हो जाते हैं इस बात पर, जी आपने मुझसे पूछ क्यों लिया। वो अभी 2 दिन पहले वो क्रिकेट के लिए जा रहे थे, हमने उनको रोक के सिर्फ पूछा। ज़ाहिर है अब क्रिकेट किट है, उसके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि कभी पूछा नहीं गया, आप जब रोक कर पूछा तो थोड़े से नाराज़गी का इजहार हुआ और कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा माजरत है, ज़ाहिर है गार्ड हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ी सी तलख कलामी भी हो सकती है, लेकिन असल जो हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि जो हमारा कैंपस है उसको एक ऐसा पीसफुल कैंपस बनाया जाए कि जहाँ पर अमन हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आराम से पढ़ाई कर सकें, हमारे बच्चे बच्चियाँ, और जो मंशात जैसी लानत है वो बिल्कुल उसको जो है ज़ीरो कर दिया जाए उस एरिया में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे हसास टॉपिक है ख़वातीन का, फ़ीमेल का, वो असातिज़ा हो या स्टूडेंट्स हों, तालबात हों,
उनके हवाले से हरासमेंट का सिलसिला अरसा दराज से ना सिर्फ BZU में जारी है बल्कि पाकिस्तान की आलमोस्ट यूनिवर्सिटियों में यह सिलसिला हो रहा है। उनके साथ ना सिर्फ मेल तलबा की बल्कि असातिज़ा की जानिब से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी है। वो गाहे बगाहे शिकायत आपके भी हमारे सामने माशरे में आती रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या मेकनिज़म बनाया गया यूनिवर्सिटी में? जी, यूनिवर्सिटी में हरासमेंट कमेटी मौजूद है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमारे जो भी वाइस चांसलर्स आते रहे और जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं वो हमेशा से उनका ख़ास तौर पर इस चीज़ पर बड़ा कंसर्न रहा है फीमेल हरासमेंट के हवाले से। अब अगर कमेटी अनफॉर्चुनेटली अपना काम ठीक नहीं करती और वो वाइस चांसलर को रिपोर्ट ठीक फराहम नहीं करती तो इसमें वाइस चांसलर को मैं नहीं समझूंगा वो कसूरवार है, लेकिन डेफिनेटली वाइस चांसलर को फिर चाहिए कि वो खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। तो हमारे यहाँ मैं ये खुशनसीबी समझता हूँ कि BZU में जिस तरह अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी का आप बता रहे हैं, इस तरह BZU में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इक्का दुक्का वाक़या तो शायद हों, वरना कोई इतने बड़े स्केल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें अभी हमारे सामने नहीं आई। मैं खुद 20 साल से वहाँ पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेटली इक्का दुक्का वाक़यात सुनने में कभी कभार आते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े लार्ज स्केल पर नज़र नहीं आई। और वो जो हरासमेंट कमेटी है हमारी, उसको ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है और वो अपना इफ़ेक्टिवली काम सर अंजाम दे रही है। और जो कंप्लेंट जाती है आजकल तो वो PM पोर्टल है, बड़ा अहम मतलब इनिशिएटिव है। जो वहाँ पर कंप्लेंट जाती है, वहाँ से आती है, तो उसका जवाब आपको देना ज़रूरी होता है चंद दिनों में। और इसलिए ज़रूरी है कि अब जितने भी इस किस्म के इशूज़ हैं उनको फौरी तौर पर रिज़ॉल्व किया जाए। खुदारा ये हमारा मुल्क है, पाक सर ज़मीन पाकिस्तान है, ये पाक सर ज़मीन है। ये इसकी अहमियत को जानें, इसकी अफादियत को समझें। ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, इसको अपनाएं। इसके इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद मत करें, इसका अमन अमान को तबाह बर्बाद मत करें। एक पुरअमन और रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान के शहरी बने। इसके साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।